हेलो बच्चों। आज हम लोग कैपेसिटेंस या कैपेसिटर चैप्टर पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग अलग टाइप के। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, आल्सो डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हमारे पास जो रियल सर्किट, जो मेन सर्किट है, वो हमारे पास ये बना रखा है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से है। ये C1 है 100 पिकोफैरेड, ये C2 है 200 पिकोफैरेड, ये C3 कैपेसिटर है 200 पिकोफैरेड, और ये सर्किट कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से ला के यहाँ C4 लगा रखा है 100 पिकोफैरेड का, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है 300 वोल्ट की। सब मतलब ये कैसे, तो सब एक हमने सप्लाई दे रखी है 300 वोल्ट्स की। ठीक है, ये सर्किट यहाँ पे थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन दूर करते हुए बहुत ही इजी और बहुत ही एक बार में देखने में सर्किट में समझ में कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सा किसके पैरेलल कैसे क्या, बट इसको थोड़ा सा अगर हम इजी कर देते हैं तो ये जो वायर है, वायर आपके कहीं भी आप उसको मूव कर सकते हो। इस वायर को यहाँ से मूव करा के इसको स्ट्रेट कर देते हैं इसके यहाँ पे। तो ये वायर यही था, जो ये पॉइंट था, जो ये वाला पॉइंट था हमारा, इस पॉइंट को उठाया, ये हमारा पॉइंट ये रहा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसको हमने करके सीधा कर दिया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और जो पॉइंट हमारा यहाँ पे ये लगा था, जो ये पॉइंट लगा था, इस पॉइंट को चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ, कहीं भी, मतलब इस यहाँ से इसके बीच में, इस लाइन के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमने इस लाइन के बीच में हमने पहले यहाँ लगा था कॉर्नर पे, यहाँ पे ये वाला हमने हल्का सा शिफ्ट करके यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये पॉइंट जो है इस कॉर्नर पे लगा हुआ था। ठीक है, तो मैं क्या, इस पॉइंट को भी हमने स्ट्रेट कर दिया और उठा के अपने सेंटर। अब ये पॉइंट यहाँ भी लग सकता है, यहाँ 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 यहाँ, इस पूरे वायर के यहाँ पे कहीं भी ये लाइन या तो वायर को हम लगा सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस वायर को हमने उठा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह सर्किट मिल गई। अब हमको इस सर्किट में एक बार में ही देखने से समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैपेसिटर जो है पैरेलल में है और कौन सा सीरीज़ में है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि ये जो दो लगे हुए हैं यहाँ पे, वो आपके सीरीज़ में है। ठीक है, ये यहाँ पे जॉइंट है, और इन दोनों के साथ में ये पैरेलल में है, और फिर जो आपका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा, उसके साथ में ये फिर से ये सीरीज़ में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे इसको हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे है हेयर C2 एंड C3 आर इन सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है C2 एंड C3 जो है सीरीज़ में है। सीरीज़ में क्या होता है, देखो कि जैसे हम लोग सीरीज़ में हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, जो हमने वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि रजिस्टर जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं उसका जस्ट उल्टा होता है। सीरीज़ वाले को हम पैरेलल के कॉन्सेप्ट से चलते हैं, और पैरेलल वाले में हम सीरीज़ के कॉन्सेप्ट चलते हैं। मतलब रजिस्टर वाले का जस्ट उल्टा होता है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास भी वही चीज़ हो जाएगी कि C2 और C3 सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में तो इसको हम पैरेलल की तरह जोड़ेंगे, तो 1/CS। ठीक है, मतलब कि टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज़ इज इक्वल 1/200 प्लस 1/200, क्योंकि दोनों हमारे वो हैं, सॉरी ये 200 है आपका, 300 नहीं है। तो ये आपका 200 हो गया, दोनों आपके क्या होगा, 200 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1/100। तो दोनों को इस तरफ भी रिवर्स करेंगे, इस तरफ भी करेंगे, तो उनको टोटल कैपेसिटेंस इन दोनों का मिल जाएगा 100 पिकोफैरेड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर है CS। अब जो यहाँ पे ये सर्किट जो अभी इन दोनों को मिला के हमारा अब सिंगल कैपेसिटर हो गया यहाँ पे, तो वो हो गया हमारा 100 पिकोफैरेड। इन दोनों को मिला के 100 पिकोफैरेड हो गया अभी। फिर उसके बाद ये और ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, जो ये हमारा इनका रिजल्टेंट निकल गया है वो, मतलब 100, और ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल में। देखो CS जो ये निकल के आई, ये और C1 ये दोनों क्या हो गया आपस में, पैरेलल में हो गया। पैरेलल में ये होता है, बिल्कुल सिंपली ऐड कर देते हैं। तो पैरेलल CP मतलब पैरेलल, CP इज इक्वल टू CS ये वाला प्लस C1 ये वाला, दोनों को ऐड कर दिया सिंपली, तो 100 प्लस 100 क्या हो गया, 200 पिकोफैरेड हो गया। तो मतलब कि ये पूरा सर्किट सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास, 200 आ गया। ठीक है, अब ये 200 जो है इसके साथ में क्या हो जाएगा,
सीरीज़ में, तो ये यहाँ लगा हुआ है, ये सर्किट पूरी ख़त्म हो जाएगी अब। तो यहाँ पे एक कम्यूटर यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे एक ये लग जाएगा, और जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 200 होगी, क्योंकि ये सब तुमने सॉल्व कर लिया। इसी को सॉल्व करके तो हमारा 200 आया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, CP एंड C4 आर इन सीरीज़, ठीक है। तो CP और C4 जो है सीरीज़ में है, दिख रहा है हमको CP और C4, ठीक है। तो CP हमारे पास क्या 200 आया था, जो इनको सॉल्व करके आया था, और ये क्या सीरीज़ में क्या होता है कि 1/CS सीरीज़ 1/CP, जो ये प्लस 1/C4 इज इक्वल टू 1/CP कितना था, 200 है, और C4 कितना है हमारे पास, C4 मैंने यहाँ पे देखा है वो, इसमें C4 हमारे पास कितना है, 100 है। सो यहाँ से हमारे पास CP और C4 हो जाएगा सीरीज़ में। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हम लोग, तो 1/200 प्लस 1/100, तो इसको सॉल्व करके हो जाएगा 200/3 पिकोफैरेड, और इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो 66.7 10⁻12 फैरेड के आसपास आएगा, क्योंकि पिकोफैरेड को कन्वर्ट करेंगे फैरेड में तो 10⁻12 में होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये पूरी सर्किट जो है हमारी, यहाँ पे पूरी सर्किट सॉल्व होकर कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, पूरी सर्किट सॉल्व होकर वैल्यू आ गई 200/3, मतलब पूरा इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 200/3। अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ से पता है कि CP एंड C4 आर इन सीरीज़, तो CP और C4 सीरीज़ में थे, देखा हमने, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो है दोनों का वोल्टेज अगर देखा जाए तो VP प्लस V4 300 वोल्ट था। देखो वोल्टेज कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि वोल्टेज यहाँ पर 300 वोल्ट लगा रखा है हमने यहाँ पर, तो पैरेलल के केस में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज के केस में वोल्टेज अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो सीरीज़ के केस में चार्ज सेम होता है, और पैरेलल के केस में चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना सिंपली। तो 300 वोल्ट अभी यहाँ पे जो है हमारे पास ये है, तो क्या होगा कि अब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा या इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, अभी कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। तो VP प्लस V4 इज इक्वल टू, हमने वो 300 बोला था, तो VP प्लस V4 300 का बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे पास VP ये V4 हो जाएगा, मतलब कि इस कैपेसिटेंस 4 के अलॉन्ग वोल्टेज कितना V4, मतलब मैं बना देता हूँ मैं, इसके अलॉन्ग कितना आएगा, यहाँ पे V4 आएगा, और ये जो पूरा है पूरा सर्किट ये पूरा सर्किट कैस में है, पैरेलल में है, तो इसके बाद कितना आएगा VP, ठीक है। तो V4 वोल्टेज प्लस VP वोल्टेज जो है उन दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए, 300 होना चाहिए, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे हमको दे रखा है। सो यहाँ पे हमारे पास VP प्लस V4 जो 300 वोल्ट हो गया, तो चार्ज ऑन C4 इज़ Q4 इज इक्वल टू CV, ठीक है। अब C4 पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा C इंटू V हो जाएगा। अब वो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पता लगेगा, हमने पता है कि हमने इसका इक्विवेलेंट निकाला है, 200/3 निकल के आया, देखा हमने, ठीक है। 200/3 हमने निकाल के दिखाया, और वोल्टेज जो है हमारे पास कितना है, 300 वोल्ट है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस 200/3, टोटल वोल्टेज 300 है, तो यहाँ से हम लोग टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। जब टोटल कैपेसिटेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज निकल जाएगा, टोटल चार्ज जो भी क्या निकल के आएगा, मैंने जो सॉल्व करके यहाँ पे देखा हमने, Q4 जो है यहाँ पे C इंटू टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 200/3 इंटू 10⁻12, क्योंकि पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट किया है, इंटू वोल्टेज कितना है, 300 है। सब पूरा सॉल्व किया, 2 × 10⁻8 हो गया, ठीक है। तो इतना चार्ज जो है, अब यहाँ पे लिखा कि Q4 इज इक्वल टू 2 × 10⁻8, मतलब कि जो फोर्थ कैपेसिटर है उस पर इतना चार्ज आएगा। अब उस पर इतना चार्ज आने का मतलब क्या है, हमने ऐसा क्यों लिखा, वैसे तो आना तो चाहिए, क्या आना हमारे पास टोटल चार्ज आना चाहिए, इसका मतलब Q4 ही हमारा टोटल चार्ज है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे, देखो जैसे यहाँ पे टोटल चार्ज जो है हमारे पास यहाँ से फ्लो का कितना आएगा, यहाँ से जो टोटल चार्ज है वो फ्लो कितना आएगा, 2 × 10⁻8 कूलम्स आएगा, 2 × 10⁻8 कूलम्स आएगा यहाँ पे चार्ज फ्लो होकर।
तो सीरीज़ में क्या होता है, यही चार्ज फ्लो होते 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 इसके क्रॉस में वही चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे चार्ज, अब यहाँ पे सर्किट आपकी पैरेलल हो गई, तो यहाँ ये चार्ज अब बढ़ जाएगा। अब कितना चार्ज यहाँ जाएगा, कितना चार्ज यहाँ आएगा, वो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इसके अक्रॉस इतना ही चार्ज आएगा। जैसे सीरीज़ में करंट में क्या होता है कि जो करंट यहाँ से आएगी वही करंट यहाँ से निकल चली जाएगी, ठीक है। तो जब पैरेलल केस आएगा तो वहाँ पर करंट आपकी बढ़ जाती थी। सेम कंडीशन चार्ज के लिए, अंडरस्टूड, ठीक। सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वही चीज़ कि चार्ज निकल गया Q4, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4, तो C4 कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसको V बोलते हैं, तो V4 इज इक्वल टू Q4/C, मतलब Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो हम ले सकते हैं कि V4 इज इक्वल टू Q4/C4। तो Q4 नोट निकाल चुके हैं, 2 × -8। कैपेसिटर C4 कौन सा है, 100 पिको फैरेड था, कन्वर्ट किया फैरेड में, 12 किया, 200 वोल्ट। मतलब कि V4 मतलब कि जो फोर्थ कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना आया है, 200 वोल्ट आया है। देखते हैं यहाँ पे जो फोर्थ कैपेसिटर है, मतलब ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जो V4 की वैल्यू आई है वो कितना आई है, 200 वोल्ट्स आई है। तो सिर्फ इसके अक्रॉस ही 200 वोल्ट चला गया, मतलब टोटल कितना था, 300 था, तो इसके अक्रॉस ही 200 चला गया। बाकी कितना बचा हमारे पास, कि हमारे पास बचा 100 वोल्ट बचा कर लिया। अब ये 100 वोल्ट इन दोनों के पास लग रहा है क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पे कि Vp इज इक्वल टू 300 माइनस V4 100 वोल्ट, मतलब कि बाकी बचा कितना हमारे पास 100 वोल्ट बचा हुआ है। अब क्या है, अब हमको जो है हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकाल सकते हैं, मतलब Q1 Q2 Q3 जो भी 4 कैपेसिटर थे, Q4 तो निकल ही गया, तो Q1 Q2 Q3 बचा हुआ, तो Q1 Q2 Q3 बचा हुआ। तो Q1 के लिए क्या करेंगे, C1 × V1, ठीक है। फिर Q2 के लिए C2 × V2 और Q3 के लिए C3 × V3। तो C1 C2 C3 की वैल्यू सबको पता है हमको। V1 देखो V1 V2 V3 थोड़ा सा देखना है हमको, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा हम लोगों को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टोटल मतलब इन दोनों के अक्रॉस भी 100 वोल्ट ही मिल रहा है, मतलब इन दोनों को 100 वोल्ट मिल रहा है इसके, और इसको अकेले 100 वोल्ट मिल रहा है, मतलब इसको इन दोनों में 100 वोल्ट जा रहा है और इसमें अकेले 100 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। तो मिल दोनों को 100 वोल्ट ही रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, तो सिंगल होने के नाते इसको पूरा वोल्टेज मिल रहा है, तो ये पूरा यूज़ करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे C1 × V जाएगा, तो 100 × यहाँ पे 100 और पिको फैरेड 10⁻12। तो यहाँ से हमारे पास Q1 इज इक्वल, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, Q1 इज इक्वल टू C1 और V1, इसको हम V1, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, V1, C1 के पास V1 होगा, जैसे C4 के पास V4 है, तो इस टाइप से। तो C1 का V1 इज इक्वल टू कितना, 100 वोल्ट ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज निकल जाएगा। अब आते हैं यहाँ करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों सीरीज़ में है और बिल और टोटल बिल कितना वोल्टेज रहा है, 100। अब एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, 200 दोनों का एक है, वोल्टेज दोनों को 100 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, मतलब कि वोल्टेज 50-50 हो जाएगा इस केस में। हाँ, अगर कैपेसिटेंस चेंज होता तो बात अलग है, तब तो हमको फिर अलग अलग करके निकालना पड़ता है वहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंबाइन करना पड़ता है, मतलब दोनों को सीरीज़ में जोड़ के फिर उसको टोटल निकाल के। बट यहाँ हमको दिख रहा है साफ साफ कि दोनों सेम 200 है, 200 है, यहाँ पे 100 है, तो ये 50-50 हो जाएगा वोल्टेज, तो 50 वोल्ट इसको मिलेगा, 50 वोल्ट इसको मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दिया है, Q1 इक्वल टू C1 V1, तो 100 × 10⁻12 × 100, ये तो फिर उसको तो पूरा 100 मिल रहा था। फिर Q2 और Q3 को जो है सॉरी C2 और C3 को हमको 50-50 वोल्ट मिलेगा, तो इसलिए हम 50-50 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, बस इसको यहाँ ये इसका चार्ज, ये इसका सबका चार्ज यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kilovolt using a material of dielectric constant 3 है एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 10⁻7 वोल्ट पर मीटर है। वॉट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस 50 पिको फैरेड। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि कुछ इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो इतनी है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसमें वो 3 है, उसकी स्ट्रेंथ 10⁻7 वोल्ट पर मीटर है। तो हमें वो मिनिमम एरिया पता करना है कि हम प्लेट का कितना मिनिमम एरिया रखें जिससे कि उसका कैपेसिटेंस कितना हो, 50 पिको फैरेड होगा, ठीक हो गया। मूव टू सोल्यूशन।
सो वोल्टेज कितना है 1 किलो वोल्ट हमने बता दिया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वोल्ट हो जाएगा, मतलब 1000 वोल्ट हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के यूज़ करते हैं या फिर हम लोग तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ई आर भी यूज़ कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं इसको। तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर या ई आर इज इक्वल टू 3 दे रखा है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास। अब एक कॉन्सेप्ट जो है जो आपको ये हर जगह यूज़ करना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये लाइन आपको लिखनी भी है और वहाँ पे उसको यूज़ भी करना है। क्या है कॉन्सेप्ट ये कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट मोस्ट शुड 10% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डायलेक्ट्रिक या फिर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मतलब कि जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसका हम सिर्फ 10% ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा हमको। जो भी उसकी स्ट्रेंथ, जो भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी किसी भी मटेरियल की, उसका सिर्फ 10% ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे अप्लाई करना होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर अप्लाई कर देंगे तो हमारा मटेरियल बेकार हो जाएगा, मतलब कि हमारा वो जो सर्किट है वो सेफ़ नहीं रहेगा। तो बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीज़न हम लोग सिर्फ 10% ही टोटल स्ट्रेंथ का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे अप्लाई करेंगे जो भी है, ठीक है। तो ऑलवेज़ हर क्वेश्चन में आप यही लॉजिक यूज़ करोगे और यही 10% यूज़ करोगे, ठीक है। ओके हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 10% ऑफ 10⁻⁷, क्योंकि 10⁻⁷ क्या था हमारे पास डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी। तो 10% ऑफ 10⁻⁷ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 10⁻⁶ हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से निकल गई। कैपेसिटेंस हमको दे रखा है 50 पिको फैरेड, ठीक है, ये 50 पिको फैरेड दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे फैरेड में तो 50 × 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और जो प्लेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके तो कितना होता है, तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। या हमको निकालना कितना है, बीच का डिस्टेंस निकालना पता होना चाहिए, तो डी इज इक्वल टू वी बाई ई कर सकते हैं। तो वोल्टेज हमको पता ही है कितना है, 10⁻³ है। ये देखो 1000 वोल्ट है ना, तो वही है 10⁻³ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे भी निकाल लिया यहाँ से 10⁻⁶ पुट कर दिया, दोनों को सॉल्व किया, 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। मीडियम के लिए जो कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई आर ए अपॉन डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पढ़ते हैं नॉर्मली, सी नॉट वो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए होता है। यहाँ मीडियम है तो मीडियम के लिए यहाँ पे ई नॉट ई आर, एक्चुअली ई नॉट ई आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में एप्सिलॉन बोलते हैं, है ना, सिंपली मीडियम के लिए। तो ई ए आई डी होना चाहिए, हमने ई को थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया और तो ई नॉट ई आर ले सकते हैं, ई को हम लोग ई नॉट ई आर ले सकते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर यूज़ कर दिया इसको। तो यहाँ से हमको एरिया ऑफ प्लेट चाहिए था, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लेट निकाल, तो ए को यहीं रोक लेंगे, बाकी मल्टीप्लाई मतलब समझ इसको इधर कर देंगे, नीचे जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना है 50 × 10⁻12 है। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है 10⁻³ पुट कर दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8 × 8.85 10⁻12 और सॉरी आपका वीडियो मिस हो गया। तो यहाँ से यहाँ कि ई इज इक्वल टू वी बाई डी है, तो डी इज इक्वल टू वी बाई ई। तो वोल्टेज हमको 10⁻³ 10⁻⁶ है, 10⁻³ सॉल्व करेंगे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो मीडियम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट ई आर ए अपॉन डी, इसी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन सिंपली, तो मीडियम के लिए है। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आर। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 × 10⁻12 इंटू डी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स 10⁻³ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8.85 10⁻12 इंटू और ई आर मतलब कि ये क्या है हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी थी 3 थी, 3 रख देंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एरिया मिल जाएगा 1.9 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मतलब इतना मिनिमम एरिया होगा तो हमको 50 पिको फैरेड का वहाँ पे कैपेसिटेंस उसका हम बना सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट of a parallel plate capacitor has a magnitude and equal to 1/2 QE. QE एक चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, where Q is the charge of the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the factor 1/2. ये 1/2 फैक्टर क्या है और कहाँ से आया और क्यों आया, इसका हमें यहाँ पे पता करना है। तो if F is the force on each plate of a parallel plate capacitor, इसको PPC लिखा हूँ शॉर्ट में, parallel plate capacitor, then work done in increasing the separation between the plates by delta x। मान लिया हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, कैपेसिटर है ये हमारे पास। तो if F is the force on each plate of a parallel plate capacitor, अगर मान लो कोई
हर एक प्लेट पे, दोनों प्लेट पे अलग अलग कोई एफ फोर्स लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, देन द वर्ड इंक्रीजिंग सेपरेशन। तो मान लीजिए हमने इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया एफ फोर्स, ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो मतलब डेल्टा एक्स डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने, वार्डन हुआ। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जब फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी डेल्टा एक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, वर्डन होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब पहले भी कुछ डिस्टेंस रही होगी लेकिन हमने थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा दी। तो इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बाय डेल्टा एक्स, बढ़ाएंगे तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स काम करना पड़ेगा। तो नाउ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो प्लेट्स का एरिया कितना होता है, प्लेट का एरिया कितना होता है, ए होता है ना। और हमने डिस्टेंस कितना बढ़ा दिया, हमने लेंथ कितनी बढ़ा दी इसकी, यहाँ पे दोनों के बीच की डेल्टा एक्स बढ़ा दी। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया तो एरिया ऑफ द प्लेट और लेंथ, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो उसका जब डेल्टा एक्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है भाई उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास इफ़ यू इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी होती है, स्मॉल जो यू आपको है उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। और कैपिटल यू जो होगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, स्मॉल यू डिनोटेड फॉर एनर्जी डेंसिटी एंड कैपिटल यू डिनोटेड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो यू इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी आपका फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी, मतलब एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी ऊपर देखो एनर्जी और डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम नीचे, तो नीचे वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो हमारा डेंसिटी के टर्म में निकल के आता है। तो देन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितना हो जाएगा, तो यू इंटू ए इंटू एल। तो एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम था इज इक्वल टू क्या, यू था। तो हम एनर्जी स्टोर्ड को यहीं रखेंगे और वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यू से। तो यू स्मॉल यू मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम गिव्स एनर्जी स्टोर्ड। तो वो एनर्जी जो स्टोर्ड है कैसी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड है उसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपली कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, कि पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर थी इसमें, ठीक है, चार्ज के फॉर्म में वहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितने जाएगी, यू इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना तुम्हारे पास, ए इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे u इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स ये हो गया, ठीक है। सो जो भी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है वो हमारा क्या होता है, वर्डन के इक्विवेलेंट होता है। हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 में भी कि वर्डन जो भी करते हैं वो ऐसा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो हमारा ऐसा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है, वो काम। तो यहाँ पे वर्डन कितना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स इंटू डेल्टा एक्स था, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया यू इंटू डेल्टा है। तो ये इसके इक्वल हो गया, दोनों के लिए वर्क और ये इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी हो गई, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से आपका जो है क्या बचेगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स यहाँ से कट हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू यू इंटू ए बचेगा। तो एफ इज इक्वल टू यू इंटू ए बचा, इज इक्वल टू, अब यू क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी बताया मैंने अभी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, उसको आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, वैसे मैंने बता चुका हूँ आपको। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ये एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल्स पूछते हैं इस पर, तो इसको आप लर्न कर रहे हो, याद रखना चाहिए आपको। तो u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, इंटू एरिया रहेगा, एरिया है। फिर उसके बाद f इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल दिया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास e को हमने 2 में ब्रेक कर लिया, तो e इंटू ई कर लिया। तो एक e को हमने a के साथ रखा और एक e को हमने अलग कर दिया, यही e स्क्वायर हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो एक e को हमने इसके ब्रैकेट में रखा और एक e को हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया। 1/2 फिर एप्सिलॉन नॉट a, और e की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अपॉन v अपॉन डी, हमने जस्ट पढ़ा पीछे अभी, ठीक है। और इंटू ई ऑलरेडी यही है। फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/2 सी वी। अब सी वी कैसे आ गए यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का कैपेसिटेंस हो गया, मतलब इसकी वैल्यू सी हो गई, और वी तो ऑलरेडी है ही और ई भी ऑलरेडी है, तो 1/2 सी वी इंटू ई वी हो गया। अब सी वी क्या होता है, क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो इसकी वैल्यू को हमने क्यू रख दिया यहाँ पे, तो 1/2 क्यू ई हो गया। तो हमको वही चीज़ लाना था वहाँ पर क्वेश्चन में, यही पूछा था ना हमसे यहाँ पे कि 1/2 क्यू ई का टर्म आना चाहिए। तो यहाँ तो टर्म वो तो हमने प्रूफ कर लिया इस टर्म को। अभी 1/2 का कॉन्सेप्ट क्या है,
तो वो भी देख लेते हैं। 1/2 क्यों आया तो देख ही लिया आपने, और क्यों आया है और उसका मीनिंग क्या, आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ फैक्टर 1/2 इन फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू है F = 1/2 QE। ठीक है, एक फोर्स किस पे लग रहा है, ये फोर्स वाला फोर्स जो हम लोग प्लेट्स को खिसकाने में लगा रहे हैं, जिस पे प्लेट्स पे जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ फैक्टर 1/2 इन फोर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट इनसाइड द कंडक्टर ई, कंडक्टर के अंदर जो है इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई इज़ ज़ीरो होती है, एंड आउटसाइड उसके बाहर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कुछ ना कुछ। ठीक, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर कुछ होती है ई, तो एवरेज जो वैल्यू निकल के आएगी, तो अंदर 0 बाहर ई, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज क्या होता है, दोनों को सम अपॉन 2, तो E/2 हो जाएगी। ठीक है, तो देन द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ E/2 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फोर्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू E/2 है वही हमारा फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है कर सकते हैं, तो F = Q और E/2 कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास मीनिंग, F = QE होगा ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, F = QE पढ़े हैं ना हम लोग, कूलम्स लॉ में देखेंगे, तो Q यहाँ पे तो QE है, फ़र्क क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एवरेज ली गई है, तो इसलिए यहाँ पे E/2 कर दिया गया है, सिंपली नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much energy of first capacitor is dissipated in form of heat and electromagnetic radiation? तो यहाँ पे हमारे पास एक 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है जिसको हमने फर्स्ट कैपेसिटर नाम दिया है, उसको हमने पहले चार्ज किया है 200 वोल्ट, मतलब 200 वोल्ट बैटरी लिया और इसको लगा के चार्ज कर दिया। इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड, अब चार्ज करने के बाद इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफैरड कूलर, अब उसको चार्ज हो गया, अब इसको इस कैपेसिटर को उठा के हमने एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से ला के करंट कर दिया, जो कि ये तो अनचार्ज है, लेकिन ये हमने चार्ज कर दिया था, ये चार्ज वाला उठा के हमने इस अनचार्ज वाले 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से करंट कर दिया। तो हाउ मच एनर्जी जो है ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर की जो वो डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। सो यहाँ पे हमारे हैं इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन C1, तो हमारे पास जो पहले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला क्या था, हाफ CV², तो पहली एनर्जी जो E1 = 1/2 C1V1, तो पहले कैपेसिटर का C1, तो C1 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरड था, तो 4 × 10⁻⁶ इंटू V1 हमने कितनी वोल्टेज सप्लाई दी थी इसको, 200 वोल्ट सप्लाई दी थी। ठीक है, अकेले इसको, तो वोल्टेज इतना V1 मान लिया उसको, V1 का स्क्वायर मतलब 200 × 200 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 × 10⁻² जूल आंसर आ जाएगा, मतलब कि एनर्जी आ जाएगी, जितनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर्ड हुई इसको बैटरी लगाने के बाद। When 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर बाई 2 माइक्रोफैरड, जब ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा, जो कि 2 माइक्रोफैरड का है, चार्ज फ्लोज एंड बोथ एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल। तो क्या होगा कि जब आपका जैसे सपोज यहाँ पे ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये 2 माइक्रोफैरड का है, 4 का है, जब ये चार्ज है ये अनचार्ज है, तो क्या होगा इसमें चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये चार्ज है ये अनचार्ज है, तो कब तक फ्लो करेगा, तब ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। देखो चार्ज का फ्लो हो चाहे करंट का फ्लो हो, तो ये करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो तभी तक होता है जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, आपका चार्ज का मोशन हो या करंट का मोशन हो, तुरंत स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ओके, सो स्टॉप होने का मतलब है कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया, दोनों पोटेंशियल सेम हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए हो जाता है V = एक कॉमन पोटेंशियल V = C1V1/C1 + C2, ये फॉर्मूला है। दो कैपेसिटर हो और दोनों का अगर कॉमन पोटेंशियल निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है उसके लिए, V = C1V1/C1 + C2। तो C1 की वैल्यू क्या आती है, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर 4 × 10⁻⁶ इंटू उस पर कितना हमने बैटरी लगाई थी, 200 वोल्ट लगाई थी, वो हो गया, फिर C1 + C2 हो जाएगा, तो C1 + C2, तो फर्स्ट कैपेसिटर 4 और सेकंड कैपेसिटर हमारे पास 2 था, तो 2 लगा 4 + 2 और 10⁻⁶ इसलिए कर दिया क्योंकि वो फैरड में चेंज किया है।
सॉल्व करेंगे तो 800/6 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल आ गया दोनों कैपेसिटर का आफ्टर कनेक्टिंग, करंट करने के बाद। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ बोथ कैपेसिटर, ये साइन यूज़ किया है, बोथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा मतलब कि अब पहले एनर्जी कितनी थी, ये थी हाफ C1V1²। तो वो तो अकेले वाले के लिए थी जो हमारे पास 4 माइक्रोफैरड था। अब जब दोनों कंबाइन करते तो कंबाइंड एनर्जी निकल के आनी चाहिए, तो E2 = 1/2 C1 + C2 हो जाएगा, कि दोनों कंबाइंड तो C1 + C2 कर दिया हमने, V² कर दिया, ठीक है, = आपका 1/2 और जो 4 + 2 कितना 6 हो गया, 10⁻⁶, इंटू पोटेंशियल कितना है हमारे पास 800/6 इंटू 800/6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5.33 10⁻² जूल हो जाएगा। तो ये एनर्जी निकल के आ गई हमारे पास। तो दोनों को कंबाइन कर दिया, उसके बाद ये इतनी एनर्जी स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड कितनी होगी, तो पहले एनर्जी कितनी थी हमारे पास E1 इतनी एनर्जी थी अकेले, उसमें कनेक्ट करने के बाद इतनी एनर्जी खाली है, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ दोनों में 2, दोनों को माइनस कर देंगे तो 2.67 10⁻² जूल, इतनी एनर्जी लॉस हो गई, डिसिपेट हो गई, ठीक है। मतलब कनेक्शन से और फिर डिस्कनेक्ट करके फिर उसमें जोड़ने में, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस जो है वो इतना निकल गया। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे इनको समझने वाला, कि हमने यहाँ बोला कॉमन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कॉमन कब होता है, किसी भी वजह, जब हमारे पास वो कैपेसिटर्स क्या हों, पैरेलल में लगे हों, ठीक है। तो पैरेलल में लगे होंगे तो क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी कॉमन हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से तो एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हो गई कॉमन पोटेंशियल से, ठीक है, कि वो दोनों, ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें जोड़े गए होंगे, पैरेलल में। दूसरा चीज़ यहाँ से भी निकल के आ रहा है कि दोनों को हमने एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया C1 + C2, तो पैरेलल में ही कॉम्बिनेशन कैसा निकल, C1 + C2 निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा सॉल्व हो गया यहाँ से। दैट्स इट, थैंक यू बच्चों।